नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम भाग्य विधाता। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। चुनावी बिसात बिछने लगी है। किसका होगा सिंहासन, किसका रट बैठेगा सियासत का ऊंट, ये नेता नहीं बल्कि जनता तय करेगी। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास प्रोग्राम भाग्य विधाता में हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं। हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे खास प्रोग्राम भाग्य विधाता में हम एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज, भाग्य विधाता किसका चमकाएंगे भाग्य। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम भाग्य विधाता में बात होगी बस्तर लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। जाहिर है कि कुछ हफ्ते बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच बस्तर सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता रहा है। यहां उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होती है। वर्तमान में यहां कांग्रेस का कब्जा है और दीपक बैज सांसद हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इस बार जनता किसे चुनेगी और क्यों चुनेगी, इसे भी समझ लेते हैं। अभी हम खड़े हैं बस्तर लोकसभा सीट में, जहां से अभी वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। यहां पर सांसद दीपक बैज हैं और देख सकते हैं कि बस्तर लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो आज भाग्य विधाता में हम समझेंगे बस्तर लोकसभा सीट का क्या समीकरण है। इसके साथ साथ देखेंगे पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं और क्या चुनावी तैयारियां हैं और जनता का क्या मूड है बस्तर लोकसभा सीट को लेकर के। लोकसभा चुनाव का हल्ला मचना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर जंग जोरदार रहने वाली है। यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 22 लाख है और ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाने वाली बस्तर सीट के सियासी समीकरण अब बदल चुके हैं। पिछले कई चुनाव में इस सीट पर उतार चढ़ाव देखने को मिले। अगर इस सीट का इतिहास देखें तो पहली बार 1952 में हुए चुनाव में जहां निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की, तो वे 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके बाद के 3 चुनावों 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस को निर्दलीय प्रत्याशियों से हार का सामना करना पड़ा और 1977 में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी रिकपाल शाह केसरी शाह ने कांग्रेस को हराया। वही दशकों के बाद 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण कर्मा ने कांग्रेस को जीत दिलाई। इसके बाद 1984, 1989 और 1991 में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1996 में एक बार निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस को हरा दिया। इस सीट पर पहली बार 1998 में बीजेपी ने खाता खोला और फिर 2014 तक इस सीट पर कब्जा जमाए रखा। हालांकि 2019 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज ने बस्तर सीट पर जीत दर्ज कर ली। भले ही अब ये सीट कांग्रेस के कब्जे में हो, लेकिन पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा, या यूं कहें कि बीजेपी और कांग्रेस में से किस पार्टी ने कितनी बार इस सीट को जीता, उसे जान लेते हैं। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज जीते। उन्होंने बीजेपी के बेदू राम कश्यप को हराया। 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के दीपक कर्मा को मात दी। 2009 में बीजेपी के दिनेश कश्यप जीते। उन्होंने कांग्रेस के कवासी लखमा को हराया।
ये तो बात हुई कौन कितनी बार रायपुर सीट से जीता और कौन हारा, लेकिन अब इस सीट पर जीत हार को तय करने वाले मतदाताओं की क्या संख्या है, इसमें कितने महिला वोटर्स हैं और कितने पुरुष वोटर्स, इस आंकड़े को भी जान लेते हैं। बस्तर लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 14,59,977 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,95,950 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 7,63,975 है। वहीं अन्य मतदाता 52 हैं। 22 लाख के करीब ये मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का प्रत्याशी सांसद बनेगा। लेकिन इस क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। कुल आबादी में से 70% से अधिक आदिवासी है, जिनमें गोंड जनजाति, मारिया, मूरिया, ध्रुव, भतरा, हल्बा जनजाति प्रमुख है। आदिवासी बहुल क्षेत्र गोंड जनजाति, मारिया, मूरिया, ध्रुव, भतरा, हल्बा जनजाति निर्णायक। ये तो बात हो गई जातिगत समीकरण की, लेकिन जनता 2024 के चुनाव में किसे चुनेगी, उसके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को आधार बनाकर वो बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेगी, ये महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं, तो चलिए इन मुद्दों को भी जान लेते हैं। बस्तर लोकसभा सीट के प्रमुख मुद्दे नक्सलवाद, धर्मांतरण, मूलभूत सुविधाएं। हमने उन मुद्दों को भी जान लिया जिसको लेकर बस्तर की जनता वोट करेगी, लेकिन इन मुद्दों के अलावा भी जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल बज चुका है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, और यहाँ पर जन मुद्दे भी काफी हैं। 10 वर्षों में मोदी सरकार रही है। सरकार ने किस तरीके से कुछ काम किए, लोगों के जहन में और लोगों के मन में कितनी जगह बना पाए, वहीं हम लोग जन मुद्दों को लेकर के कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा किस तरीके की योजनाएं के लाभान्वित हुए हैं लोग, और किस तरह की योजना धरातल पे पाई गई थी। हम लोग कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे पास में मौजूद है। महोदय, बताएंगे अपना नाम? सुदामा सिन्हा। रामा जी, क्या मोदी जी ने 10 वर्षों में कैसे काम किया, कुछ क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? मोदी जी तो अब किए हैं, जैसे भी अच्छा ही किए हैं, और कई जगह खराब भी किए हैं। खराब क्या किए? खराब क्या किए? अभी जैसे अभी अटल आवास वगैरह का आवंटन किए, उसमें फ्री में आवास दूंगा करके बोले, और अभी मांग रहे हैं कि 38,000 रुपया स्टार्टिंग में देना है, उसके बाद में हर महीना किराए के बतौर देना है, ऐसे टाइप का बोल रहे हैं। तो गरीब मजदूर होके उतना कहाँ से दे पाएंगे? मतलब आपको आवास का जो है पैसा देना पड़ रहा है, ऐसा? हाँ, पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ रहेगा। 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किस तरीके के काम किए, उनसे क्या अपेक्षाएं थी अपने को, और किस तरीके से धरातल पर उन्होंने काम किया? देखिए, धरातल पर वाली जो आप बात कर रहे हैं, 2014 के बाद से भाजपा की सरकार भारत देश पे आई, भारत पे राज किया, और राज ही नहीं, ये कुशासन के माध्यम से लोगों का भक्षण किया है। लगातार मोदी जी के द्वारा उनकी सभाओं में लोगों को जुमलेबाजी ही दिया गया है, परोसा गया है। 15 लाख हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे अनेक वादे करके ये हमेशा छलने का काम किए हैं। और जहाँ तक के राम मंदिर वाली बात है, तो राम मंदिर पे जो फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय का था, तो हम सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो मंदिर निर्माण, सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोग राम मंदिर के निर्माण से काफी प्रसन्न है। मेरा नाम गौरनाथ नाथ है। राम मंदिर बनने के बाद अब मोदी जी से क्या अपेक्षा है? देखिए, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं। रही बात मोदी जी के 10 साल के कार्यकालों का, तो 2014 में उन्होंने जो वादे किए थे भारत की जनता से कि मैं आऊँगा तो हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, सबके खातों में 15 लाख आएंगे, एक के बदले 10 सीट लाएंगे, और पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ,
ये सारे के सारे मोदी जी के जुमले साबित हुए हैं। अब गारंटी की बात कर रहे हैं, अभी मोदी जी की गारंटी की बात कर, अरे गारंटी तो आप पहले दे चुके हैं और फेल हो चुके हैं, आप किस गारंटी की बात कर रहे हैं? देखिए, राम मंदिर निर्माण के बाद मोदी जी की केंद्र में आने की संभावना बिल्कुल 100% श्योर है, क्योंकि जो काम किसी सरकार ने अब तक 15 सालों से के 15 क्या 25-30 सालों से नहीं करा, वो आज मोदी जी ने 10 साल में आकर वो काम कर दिखाया। और अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इतना ही कहना चाहूंगा। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपका रोजगार के का आशा है कि सरकारी नौकरी, वो तो संभव नहीं है भारत में। यदि रोजगार का आशा यदि सरकारी नौकरी से अगर आप अपेक्षा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भारत में संभव नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी दिया जा सके। ठीक है, करेक्ट बोल रहा हूँ। मोदी जी एक बात ये किए थे, गारंटी किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। रोजगार का आशा ही नहीं कि सरकारी नौकरी दे, बहुत सारे ऐसे रोजगार खुले हुए हैं जहाँ भी हमारी सरकार है